गुड इवनिंग। आज हम लोग C17 के बारे में बात करेंगे। C17 को मूत्रवाहक संस्थान हमारा जो क्लेंजिंग सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें भी जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी रेमेडी बोला गया है। ये रेमेडी हमारी मूत्र प्रणाली से संबंधित अंगों पर और मूत्र पर इसका प्रभाव होता है। ये प्रभाव मूत्राशय से किडनी की तरफ माना गया है। यानी ये प्रभाव जो है वो जितने भी मूत्र संस्थान के ऑर्गन्स हैं उन सब पे इनका प्रभाव होता है। जब भी उसमें नमी गंदगी बढ़ने के कारण घाव हो जाए, फोड़े फुंसी हो, कैंसर हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी मांसपेशियों को, जो मूत्रवाहक संस्थान की मांसपेशियां हैं, उनको संकुचित करने का काम करती हैं। यदि वो बहुत ज्यादा संकुचित हो जाए तो उसको प्रसार भी करती हैं, उसको फैलाती भी हैं। इस रेमेडी का प्रयोग मूत्र जब बहुत अधिक मात्रा में आता हो या बिल्कुल बंद हो जाता हो या मूत्र में किसी भी कारण से कमी आ जाती हो, अवरोध आ जाता हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी एक तीव्र रेमेडी के अंतर्गत आती है, इसलिए जरूरी है S2, S5, S6, C6 के बाद ही इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मली हम जो EH में मेडिसिन बनाते हैं उसमें जब भी यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत C17 लगाते हैं। लेकिन जैसा हमने कल डिस्कस किया था, 13, 15, 17 विशेष परिस्थितियों में ही इन रेमेडीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तीव्र रेमेडीज होती हैं। ऐसा कोई भी रोग जो मूत्रवाहक संस्थान से जुड़ा हुआ हो, चाहे कमी चाहे अधिकता, रोग किसी भी अवस्था का हो, इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी मूत्र निसारक, मधुमेह नाश करने वाली, कैंसर नाशक होती है। जो किडनी और मूत्रांगों के जितनी भी समस्याएं होती हैं, बहुमूत्रता, अल्पमूत्रता, मधुमूत्रता, शय्या मूत्रता, मूत्र धारण करने में अक्षमता, मूत्रशोथ, मूत्र में मूत्र का टपकना या धारण करने से पीड़ा होना, मूत्र अवरोध, मूत्राशय की निर्बलता या पक्षाघात, किडनी में पथरी होने के कारण जब मूत्र रुक जाए तो उसकी वजह से सूजन होना, नीलिमा पड़ना, गुमड़ इत्यादि निकल जाना, ऐसी समस्त अवस्थाओं में C17 का प्रयोग करना चाहिए। किडनी में, मूत्राशय में स्लज हो, रेत हो या पथरी हो, ऐसी अवस्थाओं में पहले S6, C6, C5, S5 इनका प्रयोग करना चाहिए। जब ये प्रयोग ना कर पाए, ये रिजल्ट ना दे पाए, तब हमें C17 का प्रयोग करना चाहिए। सूखी गोलियों का प्रयोग अधिकतर मूत्र के अवरोध आने पर किया जाता है। सूखी गोलियां पौष्टिक पौष्टिक होती हैं, जो नसों को टाइट करने का काम करती हैं। तो जब भी ऐसी अवस्था बने जिसमें मूत्र अपने आप निष्कासित होता हो, बहुमूत्रता की समस्या हो परंतु उसे कम मूत्रता में मापा गया हो, जो मैंने बताया था लक्षण,
कि पानी पीने के 1 घंटे के बाद अगर यूरिन आता है तो इसे हम बहुमूत्रता का रोग बोलते हैं, पर ये एक्चुअली कम मूत्रता का रोग है। अगर पेशेंट के इसके साथ साथ राइट साइड में प्रॉब्लम आ रही हो बॉडी के, तो C10 पहले दी जाएगी, वो भी मूत्र निस्सारक के रूप में काम करती है। जब वो काम ना कर पाए तब हमें C17 पर आना चाहिए। इस रेमेडी के प्रयोग से बंद किया हुआ मूत्र चालू हो जाता है और गोली जो है वो मूत्राशय को बल देने का काम करती है। बाकी किडनी पर लगाने के लिए ये रेमेडी एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है। 13, 15, 17 लगाने के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। चाहे आप मरहम के रूप में लगाएं, कंप्रेस के रूप में लगाएं, स्नान कराएं, जो भी करें, लगाने में ये बेहतर रिजल्ट देती है। इस रेमेडी में कुल 6 पौधे हैं, जिसमें से 4 हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2 के बारे में हम बात करेंगे। पहला पौधा है पॉपुलस ट्रेमुलोइड्स। जितनी भी ऑपरेशन के बाद की समस्याएं होती हैं, साथ ही साथ गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी चीजों में ये एक दर्द निवारक का काम करती है। ऐसी अवस्था में बॉडी में हीट बढ़ जाती है, व्यक्ति को बुखार जैसा लगने लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एस्पिरिन की तरह काम करती है, खून को पतला करती है और शुद्ध करती है। तो गैस्ट्रिक समस्याओं में मितली, अम्लता, उल्टी, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको जो भी मूत्राशय से संबंधित समस्याएं हों, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। शरीर में सूजन बढ़ने पर, सिर में भारीपन, पसीने में बदबू, शरीर में सनसनी, ऐसी अवस्थाओं से बचने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इस रेमेडी में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं, जो साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन कम करने में मदद करते हैं। तो वृद्ध अवस्था में अधिकतर लोगों को प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है। प्रोस्टेट की शिकायत के लिए अन्य औषधियों के साथ C17 एक बेहतरीन औषधि के रूप में काम करती है। इसके अलावा जब भी मूत्र मार्ग के लिए, मूत्र मार्ग में दर्द हो, पेशाब रुकता हो, पिंडलियों में दर्द होता हो, ऐसी अवस्थाओं में गठिया अगर बन जाए और गठिया के लक्षण या पेट से संबंधित समस्याएं शरीर में दिखाई देने लगे, तो पॉपुलस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है रॉस ऑरोमेटिका। ये भी मूत्र से संबंधित समस्याओं में उपयोग की जाती है। इसका काम बेसिकली मूत्र संबंधी ऑर्गनों में संक्रमण फैलने से रोकने का है। तो ऐसे स्तर पर जब भी कोई संक्रमण इन ऑर्गन से संबंधित फैले या रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाए, जिसके कारण मधुमेह हो, मूत्र या गुर्दे में संक्रमण हो जाए, अनैच्छिक रूप से पेशाब अपने आप निकलने लगे, मूत्र में, मूत्राशय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन पास करते समय जलन जैसा महसूस हो, या पेशाब में एल्बुमिन आता हो, ऐसी कंडीशन में ये रेमेडी यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष में
अधिक बार मूत्र रुकने की शिकायत हो जाए या मूत्र टपकने की शिकायत हो जाए, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, HbA1c हाई रहता है, उन व्यक्तियों में पेशाब की मात्रा ज्यादा होती है, पर हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पेशाब कम आता है। उस कंडीशन में रूज दी जाती है, तो ये उनके पेशाब को खोलकर शरीर में अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकालती है। जब भी व्यक्ति को किडनी या मूत्र संबंधी कमजोरी आ जाए, जिसके कारण पीठ में दर्द रहे, प्यास लगे, भूख कम हो जाए, शरीर का रंग पीला, कमजोर और उसके अंगों में कंपन होती हो, ऐसी कंडीशन में रूज का इस्तेमाल किया जाता है। लक्षणों के रूप में दस्त और मल पीला आता है, पानी की तरह पतला होता है और काफी हद तक इसमें रक्त या बलगम के अंश देखने को मिलते हैं या उसके स्वरूप का पाया जाता है। ऐसे ही मूत्र में लगातार टपकने की शिकायत बनी रहती है या मूत्र पास करने के दौरान दर्द बना रहता है। महिलाओं में यह कॉमन समस्या है यूटीआई के रूप में। बच्चों में अनैच्छिक रूप से रात को सोते समय अपने आप ही पेशाब निकल जाता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बड़े थक्के निकलते हैं और शरीर में कमजोरी का आभास रहता है या उनको बेहोशी जैसा महसूस होता है। सामान्यतः रोगी जो है वो पतले, बिना वजह चिंतित, आंत और पेट की समस्या से ग्रसित होते हैं। पेट में से आवाजें या गड़गड़ाहट आती रहती है। कहीं पे भी दबाव दिया जाए तो डकार या फैटिंग होती है। साथ ही साथ गुर्दे, मूत्राशय, गर्भाशय, इन स्थानों पर रक्तस्राव होने पर कमजोरी जैसा अनुभव फील होता है। तो ये हमारी C17 की रेमेडी थी। ऐसी समस्त अवस्थाओं में हम C17 का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेनेरियो ग्रुप की। वेनेरियो ग्रुप में नॉर्मली एक औषधि आती है, पर सहयोगी के रूप में वेनेरियो में 5 औषधियां रखी गई हैं। पहली औषधि पौधों पे बेस्ड है, जबकि अगली जो 4 रेमेडीज हैं वो बाकी औषधियों के मिश्रण से बनाई गई हैं। तो हम केवल वेनेरियो 1 के बारे में ही बात करेंगे। वेनेरियो औषधियों का जो समूह है, ये वेनेरियल डिसीज यानी रति संबंधी रोगों के लिए माना गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को पैतृक रोग हों उनके लिए ये एक महा औषधि है। इस औषधि के बारे में दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार का वायरस हो, किसी भी प्रकार की डीजनरेटिव कंडीशन हो, किसी भी प्रकार का पेरेंटल रोग हो, तीनों ही अवस्थाओं में वेनेरियो 1 का प्रयोग अच्छे रिजल्ट देता है। कोई भी रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बहुत क्रॉनिक कंडीशन में हो जाए, तब वेनेरियो का प्रयोग किया जाता है। इस रेमेडी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण शरीर, रस, रक्त, ग्रंथियां, पाचन संस्थान, त्वचा, फेफड़े, मूत्र संस्थान, कोई भी चीज जो वायरल इंफेक्शन के संपर्क में आई हो, वो इस ग्रुप में
इस औषधि के प्रभाव से जांची जाती है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपैथी में S1 को बहुत सारी जगहों पर प्रयोग किया गया है और S1 के पश्चात दूसरी बेहतरीन औषधि वेन-1 है, वेनीरियो-1 है। S1 आज की तुलना में शरीर के टॉक्सिन्स को निकालती है, पर वेनीरियो-1 पुराने रोगों की तुलना में शरीर को रोगमुक्त करने का काम करती है। तो जब नए रोग हों, औषधि दी जाए और पेशेंट को राहत मिले, तो ये जांचने के लिए कि उसकी अंदरूनी समस्या खत्म हुई है या नहीं, हम S1 का नेगेटिव डाइल्यूशन या 10th डाइल्यूशन प्रयोग में लाते हैं। यदि पेशेंट को इससे समस्या लगे तो उसका उपचार दोबारा किया जाता है और यदि ना लगे तो उपचार बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से क्रोनिक कंडीशन में वेनीरियो-1 का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे शरीर में वात संबंधी रोग हैं, जिसमें वायरस इफेक्टेड होता है, जैसे सिफिलिस, नर्वस वीकनेस, उषणवात, गनोरिया रोग, सुजाक, ये ऐसे लाइलाज रोग हैं जिनका पूरी जिंदगी इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं मिलता, पर यहाँ पर EH में ये बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इन्हीं रोगों को बेसिकली भयंकर या रतिज रोग बोला गया है। पैतृक रोग भी यही होते हैं। सुजाक हो, उपदंश हो, जब इनके विष का संक्रमण किसी स्थान विशेष पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है तो पहले वो स्थान लाल हो जाता है, उसके बाद वहां पस पड़ जाती है। धीरे 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 ये पस जो है अंदर की ओर शरीर में बढ़ने लगती है। तब हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स, टिश्यूज, वहां की श्लेष्मिक कला, ग्रंथियां और गर्मी बढ़ने का ये जो प्रभाव होता है, ये जननेंद्रियों पर भी पड़ता है, मेजर या माइनर रूप से, पर पड़ता जरूर है। ऐसे ही मुख के अंदरूनी भाग में आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा कि बिना कोई गर्म चीज खाए मुख का स्वाद गर्म हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मुख के अंदर अपने आप ही छोटे छोटे कट पड़ गए और रक्तीय स्वाद जो है वो मुंह में आ जाता है। ऐसी अवस्थाओं में ये रेमेडी इन लक्षणों को समाप्त करने का काम करती है। इसके अलावा जब भी रोगी की अवस्था गंभीर और दयनीय हो जाती है, रोगी अपने दिनचर्या के नियमों का पालन नहीं कर पाता, उसका सुख और चैन खत्म हो जाता है, रोगी की इच्छा अपने जीवन को खत्म करने की करने लगती है, ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो अन्य रेमेडियों के सहयोग के साथ साथ वेनीरियो का प्रयोग भी किया जाता है। इसके लिए हम एक बात कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक और मानसिक, उन सभी के लिए ये रेमेडी कार्य करती है। S1 स्थूल शरीर पर काम करती है, वेन-1 सूक्ष्म शरीर पर काम करती है। इसीलिए इस रेमेडी को किसी भी रोग के क्रम को, जो उसकी एक साइकिल है जो चल रही होती है, उस साइकिल को तोड़ने वाली रेमेडी बोला गया है। वेनीरियो-1 शरीर के समस्त अंगों पर, कोशिकाओं पर अपना प्रभाव रखती है।
विशेषकर जितने भी वेनेरियल रोग होते हैं, जिसमें हमने बात करी सुजाक की, उष्णवात की, पैतृक रोगों की, सभी पर यह अपना प्रभाव रखती है। पुरुषों में शुक्राशय, अंडकोश, मूत्रमार्ग, ग्रंथियां, श्लैष्मिक कलाएं, पुरुष ग्रंथियां, महिलाओं में गर्भाशय, योनि, डिम्ब ग्रंथियां, सभी को ये कवर करने का काम करती है। इन ऑर्गन्स में उपदंश हो, कब्ज बन जाए, जख्म हो, पस पड़ती हो, इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी एंजाइटी को ग्रुप के प्रभाव में आती है। जैसे एंजाइटी को ग्रुप में एंजाइटी को 2 वेन्स पर काम करती है, वैसे ही मिश्रित प्रकृति में वेनेरियो 1 वेन्स पर विशेष रूप से अपना प्रभाव रखती है। शरीर को जो आंतरिक गर्मी के कारण ड्राइनेस बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको खत्म करने में मदद करती है। तो हम ऐसी अवस्था में इसको कृमि नाशक औषधियों की श्रेणी में रखते हैं, परंतु कभी भी इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नजरिए से नहीं देखा जाता। जब भी बॉडी में संक्रामक रोग होते हैं, एसटीडी रोग होते हैं, तो शरीर की श्लैष्मिक कला गर्म हो जाती है, उसमें वायु का प्रभाव बढ़ने के कारण प्रदाह उत्पन्न हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो यदि बढ़ती रहे तो बढ़ते बढ़ते फोड़े का रूप ले लेती है। फोड़ा पकता है, पकने पर उसमें मवाद पड़ती है हरे पीले रंग की। यदि उसे कच्ची अवस्था में फोड़ा जाए तो वो और बड़ा रूप ले लेता है, और यदि उसे पकी अवस्था में फोड़ा जाए तो पीले रंग का मवाद निकलता है। ये जो पीले रंग का मवाद निकलता है, ये हमारी हड्डियों के जो पोषक तत्व है उनको खा जाता है, उसको कमजोर बनाता है, हड्डियों को कमजोर करता है। तो ऐसे कोई भी फोड़े जो हड्डी तक पहुंच जाए, जिनका मुंह अंदर की तरफ खुलता हो, जैसे कार्बंकल नाम का फोड़ा होता है, ऐसी अवस्थाओं में ये रेमेडी उस फोड़े को सुखाने का काम करती है। अगर हमारी अस्थियों में उभार आ जाए, गांठ बन जाए, नासूर हो जाए, हड्डियों की ऊपरी लेयर भुरभुरी हो जाए, ऐसी सभी अवस्थाओं में वेनवन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप कोई भी क्रॉनिक डिसीज देखें तो सिंगल रेमेडी के साथ वेनवन का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे यदि किसी के दांतों में कीड़ा लग जाए या टूथ डिके की शिकायत हो, ऐसी कंडीशन में C4 के साथ वेनवन देनी चाहिए। किडनी के दोष हो, किडनी में गर्मी बढ़ जाए, तब C5 सॉरी S5 और C5 के साथ वेनवन का प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति सुजाक या मूत्र कष्ट से पीड़ित हो तो S2, C2, S6, C6 इन रेमेडीज के साथ
वेन वन का प्रयोग करना चाहिए। यदि गुदामुख बंद हो गया हो, कम हो गया हो, जिसके कारण बवासीर उत्पन्न होती हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो A2 के साथ वेन वन का प्रयोग। और यदि उपदंश की स्थिति हो और समस्या रोम में हो, तो A3 के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बालों की समस्या, हड्डी की समस्या, नाखूनों की समस्या, दांत की समस्या, समस्त प्रकार की समस्याओं में C3 या C4 इनके साथ वेन वन का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जितने भी पैतृक रोग, DNA संबंधी रोग, विषाणु संबंधी रोग शरीर में आए और दिखाई दे, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। वेन वन के डेल्यूशंस में अगर हम देखें, तो ये हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्किन है, इसमें उत्तेजना लाने का काम करता है। जबकि हायर डेल्यूशंस इनकी उत्तेजना और गर्मी सबको शांत करने का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेन वन के फर्स्ट डेल्यूशन का प्रयोग शरीर में जब इंफेक्शियस डिसीज बन जाए, चाहे वो शरीर के त्वचा के किसी भी भाग में हो, तो इसके प्रयोग से वो त्वचा को सिकोड़ने का काम करती है और जो भी पस या मवाद बनता है उसको जो भी नजदीकी द्वार होता है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी अवस्था में रोगी जब रात को सोता है तो उसके मुंह से लार निकलती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर में विष बना हुआ है। बोलते समय होठों के किनारों पे लार आ जाती है। हम अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्ति के शरीर में रोग की स्थिति बनी हुई है। बोलते समय मुंह के अंदर तार खिंचती हुई दिखाई देती है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में आंतरिक रूप से इन्फेक्शन आया हुआ है। गर्मी के प्रभाव से भी ये होता है, पर हम इसे इन्फेक्शन की स्थिति में रखकर देखते हैं। ऐसी अवस्थाओं में हम ज्यादातर फर्स्ट डेल्यूशन का प्रयोग करते हैं। विष को निकालने के लिए, पीड़ा कम करने के लिए, कष्ट कम करने के लिए हम सेकेंड डेल्यूशन का प्रयोग करते हैं। वहीं थर्ड डेल्यूशन का प्रयोग ऐसे विष को निकालने के लिए किया जाता है जो सेल्स में पाया जाता है। सेल्स में जब विष होगा तो हमारे हाथ में ऐंठन, दर्द, न्यूरोलैगिया जैसी शिकायत आ जाती है। पैतृक रोग हो जाते हैं, कोढ़ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाय बन जाती है, चेचक बन जाता है। ऐसी अवस्थाओं में थर्ड डेल्यूशन और अपर डेल्यूशन में जाना चाहिए। महिलाओं में लिकोरिया की जो शिकायत है, जोड़ों में दर्द, गठिया आदि होता है, उसमें हमें हायर डेल्यूशन की तरफ, सॉरी, लोअर डेल्यूशन की तरफ आना चाहिए। यानी हमें डेल्यूशन वन, डेल्यूशन टू का प्रयोग करना चाहिए। वेन वन जो है वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है और गर्मी के कारण होने वाली कब्ज को दूर करती है। यदि शरीर में पारे का विष रुक जाए, जिसके कारण बाय बनती हो, अस्थियों में गलन होती हो, या बिना पारे के विष के भी ऐसी अवस्था हो, तो सूखी गोलियों का प्रयोग किया जाता है। यदि गुदा में फोड़ा हो जाए, दरारें पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, उपदंश हो, विष बनता हो, सिरोसिस हो जाए,
ऐसी सभी अवस्थाओं में हमें इसका कंप्रेस रखना चाहिए। वेनवन एक बहुत तीव्र औषधि होती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। यदि ये शरीर में ज्यादा जाएगी तो कांटे चुभने जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करेगी। उसके अतिरिक्त ड्राइनेस भी बढ़ा देती है। यदि स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो नहाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही महिलाओं में मूत्र मार्ग में कोई समस्या आ रही हो, शोथ उत्पन्न हो गई हो, बवासीर की समस्या हो, ऐसी अवस्थाओं में वेनीरियो वन की पिचकारी ली जा सकती है। वेनीरियो वन कुल 16 औषधियों के मिश्रण से बनी हुई है। इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। ओके सर, गुड नाइट जी।